स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो है हम लोग जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे लिए, है ना, 5 मार्क्स में जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग हम लोग 10 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और सेशन लाएंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इन सभी जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि उसी से तुम्हारे एग्जाम में वो आ जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी तो अल्लाह मालिक है। अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, क्वेश्चन जो पहला है वो है तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन से सवाल आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन से सवाल आ सकता है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, है ना। तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन आर द कंडीशन इन विच द ह्यूमन आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? वैसा कंडीशन है जिसमें जो ह्यूमन आई है ना वो क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। अच्छा एक बात और बता दें कि ये जो हम आंसर लाए ना वो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए लाए, बाकी तुम आंसर अपने से ही बनाकर लिख सकते हो, और जो पहले हम पढ़ा चुके हैं उसमें प्रॉपर जो आंसर है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे बस रिवीजन पर्पस के लिए इस आंसर को लाया गया है। अगर एग्जाम में लिख दोगे तो काट देगा, नहीं काटेगा, ठीक है। लेकिन बेटर होगा कि तुम अपने लैंग्वेज में लिखो, समझ गया बात, और फिर जो पहले पढ़ा चुके हैं नोट्स में उसको भी लिख सकते हो। क्लियर है बात, ये बताना जरूरी था। तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है? डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो कंडीशन होता है जिसमें ह्यूमन आई जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है ना, क्लियरली नहीं देख पाता है, ठीक है। इसे हिंदी में दृष्टि दोष कहा जाता है। अब ये 3 तरीके का होता है। ये कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का, ठीक है। देयर आर 3 मेन डिफेक्ट ऑफ विजन। 3 तरीके का मेन जो है तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। कौन कौन सा? पहला तुम्हारा मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा प्रेस बायोपिया। क्लियर है बात। अब 5 नंबर में जब पूछेगा ना, तो 5 नंबर में जब भी पूछेगा तो हमको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में भी लिखना होगा, उसको भी एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, याद रखना। बाकी अगर 2 नंबर में तुमसे पूछेगा तो इतना लिख के छोड़ देना, ठीक है। तो देखो हम लोग डिस्कस करते हैं मायोपिया के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मायोपिया को और क्या कहा जाता है। मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस, ठीक है। होता क्या है इसमें? इन दिस डिफेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली। नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि इसमें जो पास का ऑब्जेक्ट है ना वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। पास का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लियरली विजिबल होता है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जो है उसको कैसा दिखता है? ब्लर दिखता है। क्लियर है बात। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में नियर का जो है वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है, और दूर का जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसको सही कैसे किया जा सकता है? इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। ये एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है बात। दूसरा हमारा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस कहते हैं, है ना। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस। अब देखो इसमें क्या होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है, ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर है। पास का ऑब्जेक्ट जो है वो उसको ब्लर दिखता है, और दूर का ऑब्जेक्ट जो है क्लियर दिखता है। इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात। प्रेस बायोपिया, नेक्स्ट क्या है? प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? इस डिफेक्ट में क्या होता है? नहीं सही से तुमको पास का दिखता है, नहीं सही से तुमको दूर का दिखता है, और ये डिफेक्ट जो है वो एजिंग के वजह से होता है, मतलब उम्र के साथ होता है ना, ठीक है। लिखा है क्या? दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू एजिंग व्हेन आई मसल बिकम वीक, है ना, आई के मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज, है ना। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका जो चश्मा आता है ना उसमें दोनों तरीके का लेंस होता है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, है ना। देखे होगे कि किसी किसी चश्मे में ऐसे बना रहता है, ठीक है, तो मतलब वो दोनों तरीके का उसमें लेंस लगा हुआ है ना, ठीक है। बायोगैस प्लांट के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो देखो बायोगैस प्लांट क्या होता है, हालांकि तुम लोग लिखे हो कई बार टेस्ट में एग्जाम में लिखे हो, लेकिन प्रॉपर जो आंसर है किस तरीके से दे सकते हैं एक बार डिस्कस कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। कह रहा है अ बायोगैस प्लांट इज अ सिस्टम यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट लाइक काउडंग। बायोगैस प्लांट जो है हमारा, ठीक है, वो एक सिस्टम है। वो क्या है? एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है ना। किस लिए किया जाता है? बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। बायोगैस में जो मेन गैस होता है वो कौन होता है? मीथेन। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और
कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो बायोगैस है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एनिमल वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काऊ डंग, गाय का जो गोबर है उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट में जो कि एक सिस्टम है उससे हम लोग बायोगैस को प्रोड्यूस करवाते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ अ बायोगैस प्लांट आर, क्या पार्ट्स हैं, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो बायोगैस प्लांट का क्या क्या है, मिक्सिंग टैंक होता है, डाइजेस्टर होता है, गैस होल्डर होता है और आउटलेट टैंक होता है, ठीक है। ये सब जो है तुम्हारे पार्ट्स है बायोगैस प्लांट के। अब वर्किंग की बात करें, काम कैसे करता है, काउ डंग इज मिक्स विथ वाटर एंड पुट इनटू द डाइजेस्टर, काउ डंग जो है वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, है ना, और उसको पुट कर दिया जाता है किसमें, डाइजेस्टर में। क्लियर है बात, ठीक है। देन जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ये डिकम्पोज करता है इसको और प्रोड्यूस करता है बायोगैस को, ठीक है। डिकम्पोज करता है यानी कि ब्रेक डाउन करता है ना, और क्या प्रोड्यूस करता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। क्लियर है बात, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवाणु इसे सड़ाकर बायोगैस बनाते हैं। क्लियर है। देखो हिंदी वाला हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी में तो हम समझा ही रहे हैं, है ना। यूजेस क्या है बायोगैस का, बायोगैस इज यूज एज फ्यूल एंड स्लरी इज यूज एज मैन्योर। बायोगैस प्लांट से हमें एक तो बायोगैस मिलता है, बायोगैस मिलता है, उसके अलावा स्लरी मिलता है, ठीक है। तो बायोगैस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, और जो स्लरी होता है, ठीक है, जो और जो प्रोडक्ट बचा है ना काउडंग का, वो स्लरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ मैन्योर यानी कि एज अ खाद, जो तुम्हारा फर्टिलाइजर के जगह पे डाला जाता है मैन्योर को, जो नेचुरल होता है। दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे शॉर्ट पर्पस के लिए हो चाहे लॉन्ग पर्पस के लिए, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में आएगा तो थोड़ा ही सा लिखेंगे हम लोग जितना डिमांड करेगा, है ना, और लॉन्ग में आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है ना जिससे जो ग्रीन प्लांट है वो अपने भोजन को खुद बनाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लिखा हुआ भी है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट। इसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट है वो सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना, अपना फूड खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं, याद रखना ग्रीन प्लांट, नॉट ऑल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है बात। फोटोसिंथेसिस का अगर इक्वेशन पूछेगा तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2 है ना प्लस H2O, और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाता है तुम्हारा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और सम अमाउंट ऑफ वाटर भी बनता है ना। क्लियर है बात। तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात, ठीक है। अब डायग्राम से कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे ये भी पूछता है, उससे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सनलाइट चाहिए होगा, है ना, क्लोरोफिल चाहिए होता है जो कि प्लांट के पास पहले से प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, ठीक है। ये चार चीज़ रहेगा तभी जो है वो फोटोसिंथेसिस हो सकता है। क्लियर है बात। इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से फोटोसिंथेसिस को समझाना चाहेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है इस बार के एग्जाम के लिए भी, चाहे वो 2 नंबर के लिए हो चाहे 5 नंबर के लिए हो, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि इस तरीके से हम एक प्लांट ड्रॉ करते हैं, है ना, इस तरीके से हम जो है एक प्लांट ड्रॉ करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कई सारे गैसेस होंगे, तो लिखने ही नहीं देगा हमको, CO2 हो गया और भी अदर गैसेस होंगे, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर है। फिर उसके अलावा यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं तुम्हारा सॉइल हो जाएगा, पानी हम लोग इसी में डालते हैं तो वाटर यहाँ हो जाएगा। क्लियर है ना बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक है, H2O, यहाँ पे नहीं ले रहा है, 1 मिनट रुको, तो यहाँ पे हमारा वाटर हो गया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम सन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया सन। क्लियर है बात? ठीक है। तो देखो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से प्लांट, CO2 ले लेता है यहाँ से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। फिर वाटर को कहाँ से लेता है, वाटर को लेता है सॉइल से, वाटर को सॉइल से लेता है। किसके थ्रू लेता है, रूट के थ्रू, रूट के थ्रू क्या करता है, वाटर को सॉइल से ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस वाटर हो गया, है ना, प्लस वाटर हो गया। क्लियर है बात? यहाँ पे लिख नहीं रहा है, समझ लेना, H2O है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात? प्लांट के पास क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होता है और सन से मिलता है क्या, सनलाइट। क्लियर है बात? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। क्लियर है बात? और क्या बनाता है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। ठीक है। तो अगर तुमको कह दे एग्जाम में कि फोटोसिंथेसिस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाइए, बताइए, डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कीजिए, इस तरीके से बना के दे दोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है। पूरा एक पेज लेना और उस एक पेज में इस तरीके से बना के देना। ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट लिखना है, उसके बाद ये डायग्राम बना देना है। क्लियर है? अगर 5 नंबर में फोटोसिंथेसिस आता है तो 5 में 5 नंबर मिलेगा तुमको। ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिसाइकलिंग किस तरीके से किया जा सकता है ना। देखो कह रहा है रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग क्या है, रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वेस्ट मटेरियल को दोबारा से रीयूजेबल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, रीयूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। क्लियर है बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास कैन बी रिसाइकल, है ना, इन सभी चीज को क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है। एडवांटेज क्या है रिसाइकल का, तो रिसाइकलिंग सेव्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस पॉल्यूशन। जब भी हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारा क्या होता है, सेव होता है। जैसे मान लो लकड़ी का कटाई होकर हमारा पेपर बनता है, तो अगर हम पेपर को रिसाइकल कर ले रहे हैं दोबारा से, ठीक है, तो जो लकड़ी का कटाई है, पेड़ का जो कटाई है वो कम होगा, है ना। तो रिसाइकलिंग जो है वो क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करता है और पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से थोड़ा सा इसमें समय दे के देखना। ठीक है। इससे कई सारा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए 5 नंबर का तो एक बनता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। देखो इसमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है। ये 5 नंबर में तुम्हारा PYQ में भी है कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। अगर 5 नंबर में आएगा तो इस तरीके से तुमको बना देना है। ठीक है। समझ में आया बात? और इसको तुमको अलग से भी पूछ सकता है, हो सकता है पूछ ले 2 नंबर में कि कंडक्टर को डिफाइन कीजिए, या हो सकता है पूछ ले सेमी कंडक्टर को डिफाइन कीजिए, या तुमको कह दे इंसुलेटर को डिफाइन कीजिए, 2 एग्जांपल लिख दीजिए। इस तरीके से पूछ सकता है। तो इससे कई तरीके के सवाल बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन कंडक्टर है, कौन सेमी कंडक्टर है ना, और कौन इंसुलेटर है। तो इस चार्ट को अच्छे तरीके से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर का। ठीक है। तो कंडक्टर का डेफिनेशन क्या है, कंडक्टर का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करता है, करंट को ईजिली अलाउ करता है ना, करंट को ईजिली अलाउ करता है। वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्लियर है बात, है ना। उसके अलावा सेमी कंडक्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। अलाउ पार्शियल करंट, मतलब सम अमाउंट ऑफ करंट को जाने देगा और सम अमाउंट को नहीं जाने देगा, नहीं कंडक्ट करेगा। ठीक है। और इंसुलेटर वो होता है डज नॉट अलाउ करंट, जो करंट को अलाउ ही नहीं करता है, करंट को कंडक्ट करा ही नहीं पाता है ना। वैसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर है बात? उसके बाद कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी हाई होगा, जाहिर सी बात है, कंडक्टर है तो उससे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, है ना। सेमी कंडक्टर का मीडियम होगा और इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है। क्योंकि उससे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं रहा है ना। नेक्स्ट रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस किसमें कम होगा, तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस कम होगा क्योंकि इससे करंट पास हो रहा है ना, तो रेसिस्टेंस इसमें कम होगा। सेमी कंडक्टर में मॉडरेट होगा, और इंसुलेटर में रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा। रेसिस्टेंस बहुत हाई है तभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या कर रहा है, कंडक्ट होने नहीं दे रहा है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा टेम्परेचर इफेक्ट। तो देखो कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है,
रेसिस्टेंस क्या करता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर पे क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। और तीसरी तरफ तुम्हारा इंसुलेटर में क्या होता है, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं दिखने को मिलता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया कॉपर एल्यूमिनियम, है ना, कॉपर एल्यूमिनियम। यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है सिल्वर, याद रखना, उसके बारे में बता देते हैं। एजी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सिल्वर जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 दिन पहले तुम बना रहे थे तो आया था सवाल, है ना। तो ये सिल्वर जो है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर और एल्यूमिनियम को याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 एग्जाम्पल याद रखना है सेमी कंडक्टर का, ठीक है। और इंसुलेटर का तो दुनिया भर का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, इन सभी चीज़ से, वुड हो गया, इन सभी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमसे क्या पूछा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताइए। इस तरीके का सवाल पहले भी आ चुका है। तो देखो, अगर हम बेसिस की बात करें, यहाँ पे मेटल्स है, यहाँ पे नॉन मेटल्स है, ठीक है। हिंदी वाले के लिए धातु और अधातु दोनों दिया हुआ है। मेटल्स का अपीयरेंस का मतलब कि मेटल्स दिखता कैसा है, तो अपीयरेंस इसका शाइनी है, शाइनी इन नेचर। अच्छा, एग्जाम में आएगा तो शाइनी लिख के मत छोड़ देना बाबू, गलती से ही काम मत करना। यहाँ पे हम तुमको रिवीजन करा रहे हैं इसलिए इन शॉर्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तुमको पूरा लिखना है कि मेटल्स आर शाइनी इन नेचर, है ना। मेटल्स जो है वो क्या है, शाइनी इन नेचर, मतलब आगे पीछे का खुद से जोड़ लेना है उसी वर्ड से, ठीक है। समझ में आया बात। नेक्स्ट, नॉन मेटल जो है तुम्हारे डल होते हैं, है ना। उसके बाद कंडक्टिविटी, तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो पाता है। दूसरी तरफ अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल तो तुम्हारे गैसेस हैं। नेक्स्ट, मैलिएबिलिटी की बात करें तो मेटल जो है वो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब इसको पीट के हम लोग थिन शीट बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ये सब तो डिटेल में पढ़े थे ना कि मेटल्स को पीट के हम लोग थिन शीट बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो मेटल्स जो है वो तुम्हारे मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल को तुम पीटोगे, अगर इसी प्लास्टिक को तुम पीटोगे तो टूट जाएगा, मतलब कि ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं, है ना, टूट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बिहेवियर की बात करें तो ये मेटल्स जो है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्लियर है बात। ऑक्साइड्स, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल, ठीक है। मेटल्स जो है वो तुम्हारे क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, समझ आया बात। और नॉन मेटल जो है वो तुम्हारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है बात। तो इतना डिफरेंस अगर एग्जाम में पूछ ले, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंट नहीं किया 5 नंबर में, इतना अगर लिख देते हो ना तो तुमको 5 नंबर दे देगा, ठीक है। और डिफरेंस कभी भी लिखना है तो कैसे लिखना है, तो जैसे मान लो ये कॉपी है तुम्हारा, तो यहाँ से तुम्हारा कहीं आंसर शुरू होगा, यहाँ कहीं से आंसर शुरू होगा, तो डिफरेंस लिख रहे हो तो 20 से पहले लाइन पढ़ देना डिफरेंस वाले में, ठीक है। और मेटल का इधर लिखोगे तो मेटल इधर लिखना है, और नॉन मेटल का लिखोगे तो नॉन मेटल इधर लिखना है। फिर पॉइंट दोगे और मेटल के बारे में 1 पॉइंट यहाँ लिखोगे, फिर नॉन मेटल के बारे में 1 पॉइंट, ठीक है। फिर 1 लाइन छोड़ दोगे लिखने के बाद, एक सेंटेंस लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ के फिर दूसरा पॉइंट यहाँ, फिर नॉन मेटल का दूसरा पॉइंट यहाँ, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, फिर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से 4-5 पॉइंट 5 नंबर में देगा तो 5-6 पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ तुमको मिल जाएगा मार्क्स अच्छे से। क्लियर है। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ पे इसको इसलिए लाया ना क्योंकि हम डायग्राम वाले सेशन में बोल तो दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसको डिस्कस नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं हम स्पेशल से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के टेस्ट में भी दिए हैं, बनवाए भी हैं यहाँ पे डायग्राम। तो देखो, ये डायग्राम तो बना लोगे, लेबलिंग जो है उसको याद रखना। देखो, सबसे पहले क्या है, अपने आप को देखना है ना। सबसे पहले क्या, माउथ है, ठीक है। माउथ से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस। फिर इतना दूर कुछ नहीं है, उसके नीचे उतरो, डायफ्राम के नीचे, ठीक है। एक यहाँ पे होता है पट्टा जो डिवाइड करता है एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को। तो यहाँ से माउथ गया, माउथ से इसोफेगस एक पाइप जो है नीचे चला गया सीधा, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम्हारा राइट साइड में लीवर हो गया और लेफ्ट साइड में स्टमक हो गया। बीच में तुम्हारा इंटेस्टाइन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, साइड में लार्ज इंटेस्टाइन को नीचे गिरा देना, अनस भाई हो जाएगा, ठीक है, खत्म। यही है। तो देखो, सबसे ऊपर में क्या है, माउथ, है ना। उसके बाद इसोफेगस, इसोफेगस को और क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए याद रखना है, फूड पाइप, ठीक है। इसोफेगस को फूड पाइप कहा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लीवर हो गया तुम्हारा। लीवर कहाँ होता है, राइट साइड,
ये स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया। पूछेगा स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl। सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl। गॉल ब्लैडर यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में हो गया, साइड तुमको क्या बना देना, लार्ज इंटेस्टाइन बना देना है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को नीचे उतारना है, रेक्टम के बाद अनस भाई, इस तरीके से लेबलिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो लेबलिंग है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सबसे पहले डेफिनेशन है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। बेसिकली जो हम लोग जानते हैं वही बात को लिखा है ना, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है भाई, डाइजेशन कराता है और एब्जॉर्प्शन कराता है फूड का, है ना। उसके बाद इसका जो पार्ट है उसके बारे में एक एक लाइन लिख देना है सब। जैसे माउथ है, माउथ क्या है, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का। स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि जो सलाइवा होता है हमारा, सलाइवा जो हमारा यहाँ पे ग्लैंड्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, 3 पेयर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो यही क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है। और उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। वही अमाइलेज हमारे माउथ में डाइजेशन को क्या करता है, स्टार्ट करा देता है, ठीक है। और माउथ में किस कंपोनेंट का डाइजेशन होता है, स्टार्च का। ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव कि माउथ में जो डाइजेशन होता है स्टार्च, वो किसका होता है, स्टार्च का, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या पास होता है, फूड पास होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी याद रखना पूछ सकता है कि बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है ऐसा, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है ऐसा जिसमें डाइजेशन नहीं होता है, फूड पाइप। फूड पाइप में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक तुमको अगर डिटेल में बताए थे कि डिफरेंस है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में, डिफरेंस है। एलिमेंट्री कैनाल जो तुम्हारा एक कैनाल बन रहा है जहाँ पे तुम्हारा माउथ है, ईसोफेगस है ना, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सिर्फ कैनाल जो है, सिर्फ ये जो रास्ता है, ठीक है, उसको एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जो ऑर्गन है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जो कि मदद करते हैं डाइजेशन में, तो एलिमेंट्री कैनाल और ये जो एसोसिएटेड ऑर्गन है, इन सभी को मिलाकर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्लियर है ना बात, ठीक है। याद रखना, कहीं ना डिटेल में जाए तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए डिस्कस कर दिए। अब देखो स्टमक है, स्टमक क्या करता है भाई, गैस्ट्रिक जूस निकालता है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। तो पूछ सकता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में और स्टार्च का डाइजेशन माउथ में, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड अकर हियर। पूरे तरीके से डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का वाला काम नहीं होता है। वहाँ पे कौन सा काम होता है, वहाँ पे तुम्हारा काम होता है एब्जॉर्प्शन का। किसका काम होता है, एब्जॉर्प्शन का। लेकिन ईसोफेगस की बात करें तो वहाँ कोई एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, ना डाइजेशन ना एब्जॉर्प्शन। जो फूड पाइप है सिर्फ रास्ता है, मुंह से स्टमक तक खाना ले जाने का सिर्फ रास्ता है, कोई डाइजेशन नहीं होगा, कोई जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ईसोफेगस में, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद स्टमक में जाएगा तो डाइजेशन होगा, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो भी डाइजेशन होगा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन नहीं होगा। कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम का स्मॉल है, अगर लेंथ कंपेयर करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा होता है, लगभग 6 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है, याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है, बताए थे, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1 से 2 मीटर के आसपास कह सकते हो कि वो लंबा होता है ना। 1 मीटर के आसपास मान लो, अप्रॉक्सीमेटली इतना लंबा होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और फॉर्म करता है फीसेस को, फीसेस बनाता है, ठीक है, स्टूल। और अनस जो है भाई, अनस क्या करता है, वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। वो पार्ट है जिससे क्या होता है, वेस्ट बॉडी का जो है वो रिमूव हो जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे देखो, लेबलिंग पे मत जाना, आगे और भी क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द फूड चेन, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। फूड चेन क्या होता है और इसको एग्जाम्पल से आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। देखो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन इज अ सीक्वेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, है ना। फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस है। फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास को एनर्जी कहाँ से मिला, सूरज से, ठीक है। ग्रास को कौन खाया, घास को कौन खाया, बकरी यानी कि गोट, ठीक है, गोट खाया। तो गोट को कौन खाया, लायन। तो ग्रास से एनर्जी किया गोट को एनर्जी किया लायन को।
तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे एक जो सीक्वेंस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस। फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। देखो फूड चेन जो है वो क्या है? एक सीक्वेंस है, इसमें जो एनर्जी जो है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। क्लियर है बात? तो फूड चेन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखो, ग्रास, डियर, लायन कई बार कर चुके हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है। जहाँ पे ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो खुद अपना खाना बना रहा है ना। डियर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, सबसे पहले कंज्यूम कर रहे हो। और लायन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। डियर को तुम हर्बीवोरस भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्या खा रहा है? प्लांट खा रहा है ना। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा हर्बीवोरस हो गया, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में पूछेगा तो ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, डियर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, लायन थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। अब ये है तुम्हारा, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेंशन एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है? 5 इंपॉर्टेंस जो है पीएच का डेली लाइफ में जो भी है उसको मेंशन करने के लिए कहा था। तो देखो पीएच क्या होता है? पीएच इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। पीएच क्या बताता है हमें? पीएच हमें बताता है कि कोई चीज़ कितना एसिडिक है और कोई चीज़ कितना बेसिक है ना। इसी के बारे में हमें कौन बताता है? पीएच बताता है। क्लियर है बात? अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, तो पहला जो है पीएच इन ह्यूमन बॉडी अगर हम बात करें तो प्रॉपर पीएच ऑफ ब्लड इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। अगर हमारे ब्लड का पीएच जो है वो एबनॉर्मल हो जाए तो हमारा बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहला ये इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा पीएच ऑफ स्टमक का जो पीएच है ना, वो भी मेंटेन होना चाहिए। देखो क्या करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्टमक हेल्प इन डाइजेशन। HCl जो होता है तुम्हारा, है ना, तो वो क्या करता है? डाइजेशन में मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इसका मतलब पीएच जो है स्टमक का क्या होगा? कम होगा, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ज़्यादा पीएच कम, ठीक है। और जितना ज़्यादा बेसिक उतना ज़्यादा पीएच ज़्यादा, याद रखना, ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है, समझिए बात। इसके पीछे जो है तुम्हारा एसिडिक और इसके इधर जो है तुम्हारा बेसिक। क्लियर है बात? अब देखो पीएच ऑफ सॉइल पीएच अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। अगर मान लो सॉइल का पीएच गड़बड़ आ जाए तो वो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है ना, ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाए तो। पीएच इन टूथ डीके, देखो ना बहुत सारे लोगों का क्या होता है? टूथ डीके होता है ना, समझिए बात। तो टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच फॉल बिलो 5.5। अगर पीएच, माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाए, समझिए बात, माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाए, तब जो है हमारा टूथ डीके जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों में झय शुरू होता है, ठीक है। तो 5.5 से जब कम हो जाता है तुम्हारा पीएच तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जितना भी पेस्ट आता है ना वो सारा तुम्हारा कैसा होता है? बेसिक होता है। और माउथ का जो हम लोग सुबह में उठते हैं तो कंडीशन कैसा होता है? एसिडिक होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट करते हैं। हालांकि डेली टूथपेस्ट जो हम लोग ये सब करते हैं ना वो ठीक नहीं है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नेचुरल मिलेगा नहीं अभी, है ना। पीएच ऑफ वाटर बॉडीज, चेंज पीएच कैन हार्म एक्वेटिक लाइफ। अगर मान लो कि कोई एक पॉन्ड है, कोई लेक है, उसमें जो पानी है ना, उसका पीएच जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो उसमें जो जानवर रह रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं, उनके लाइफ को जो है हार्मफुल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो 5 बता दिया। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। और पूछता भी है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, व्हाट आर इट्स टाइप्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। क्लियर है बात? अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा, देखो हाइड्रोकार्बन आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्केन कहते हैं, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तब, ठीक है। तो ये हो गया एल्केन, ये हो गया एल्कीन और ये हो गया एल्काइन, ठीक है। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हम लोग, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेन करे, दो कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझिए बात। और यही क्या है, एल्केन्स है। क्लियर है। एग्जाम्पल मीथेन CH4, ठीक है। और दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एग्जांपल एल्कीन और एल्काइन। क्लियर है। चलो, तो ये सेशन कंप्लीट हुआ। इसको